तो इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग आप लोगों का एक न्यू क्रॉप स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चेस्टनट है। हम लोग ऑलरेडी वॉलनट, पीकानट वगैरह कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्लास में चेस्टनट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है चेस्टनट के बारे में थोड़ा बहुत अगर पढ़ के आए होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चेस्टनट में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत माइनर क्रॉप है, बट जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये आप लोग को सामने एक फ्रूट दिख रहा होगा, देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस तरीके से आपका चेस्टनट में फ्रूटिंग आता है। देख रहे हो, एक इस प्रकार से आउटर ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये दिख रहा है, ये क्या है, चेस्टनट का फ्रूटिंग के टाइम के हैं। चेस्टनट के फ्लावर जो है वो क्या करते हैं, आउटर एक कवरिंग बनाते हैं। इस कवर के अंदर में ये नट्स मौजूद होते हैं, देख पा रहे हैं, ये आपका आउटर कवरिंग है और उस कवरिंग के अंदर में यहाँ पास आप जो है इन फ्रूट्स को देख पाएंगे। देख रहे हैं ये फ्रूट जो इसके नट हैं, सॉरी, ये हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, इस कवर के अंदर में। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें फ्रूटिंग आती है। फिर इस कवर के अंदर अगर आप जाओगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? yes. तो कुछ इस तरीके से आपका चेस्टनट दिखाई देता है। एक कवर के अंदर में आपका चेस्टनट इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये चीज क्लियर समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो हम लोग चेस्टनट को सिस्टमेटिकली स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बॉटनिकल नेम से। जहां जहां पे जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट महसूस होती जाएगी वो चीज हम लोग फिर पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आता है चेस्टनट। चेस्टनट का बॉटनिकल नेम क्या है बताइए? कैस्टानिया सेटाइवा, कैस्टानिया डेंटाटा। हाँ, आप लोग लिख लीजिए, इसका बॉटनिकल नेम है कास्टेनिया स्पीसीज। अब इसमें बहुत सारे स्पीसीज आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है यूरोपियन की बात करें, यूरोपियन चेस्टनट की बात करें, तो वो है कास्टेनिया सेटाइवा। वहीं पे आप अमेरिकन की बात करोगे तो वो है कास्टेनिया डेंटाटा। और भी स्पीसीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जापानीज चेस्टनट की बात करेंगे तो वो कास्टेनिया क्रेनाटा हो जाता है। और वहीं पे अगर आप जो है इसकी बात करते हैं चाइनीज की, तो ये कास्टेनिया मोलिसिमा हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पीसीज की बात करें, उस हिसाब से उसका बॉटनिकल नेम चेंज होगा। इसलिए कास्टेनिया स्पीसीज या कास्टेनिया डेंटाटा याद रखना, इसका ओरिजिन है आपका कहाँ, अमेरिका। इसका ओरिजिन है अमेरिका, इसका ओरिजिन है यूरोप, इसका ओरिजिन है आपका जापान, और इसका ओरिजिन है चाइना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन उनके कैरेक्टर्स डिसाइड हुए, उसी हिसाब से हमने इसको अलग अलग नाम दिया। ठीक है, आपको एटलीस्ट सेटाइवा डेंटाटा याद रखना है, कास्टेनिया डेंटाटा नाम पूछा जाता है, अमेरिकन यूरोपियन, ये दो चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर अगर आप सोचे तो 2n = होता है 24। फैमिली आप लोग को पता है, फैगेसीज की फैमिली है, और ओरिजिन वही आ जाता है, यूरोप भी है यूरोपियन का, अमेरिका भी है अमेरिकन का, जापान भी है जापानीज का, और चाइना भी है चाइनीज वाले का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ये माइक ऑफ कर लीजिए जिनकी साइड। हाँ, अब देखो, चेस्टनट की एक बढ़िया बड़ी अच्छी, ये लिख लिए, कुछ छूट रहा? No, sir, नहीं लिखी। ये माइक ऑफ कर लीजिए, या कूलर वूलर चल रहा है बस बंद कर लो, माइक चल रहा है। जापानी चेस्टनट की क्या लिखे हैं बॉटनिकल में? जापानीज का क्रेनाटा, कास्टेनिया क्रेनाटा, CRENAT। और चाइनीज का सर? मोलिसिमा। यहाँ तक हुआ? यस। ठीक, इसमें एक और, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? चिंका यस पिन सर, करके वो एक आता है, इसको बोलते हैं कास्टेनिया प्यूमिला। इसको जो है रूट स्टॉक के रूप में यूज किया जाता है, ड्वार्फ रूट स्टॉक के रूप में यूज किया जाता है। इसे भी आप लोग नोट करके रखिए, चिंका पिन।
ठीक है, अब देखो हम लोगों ने जितने भी नट क्रॉप देखे, चाहे हमने वॉलनट देखा, चाहे हमने पीका नट देखा, चाहे हमने आलमंड देखा, इन सब की खासियत क्या थी? इन सब नट क्रॉप में क्या चीज हाईएस्ट मात्रा में पाई जाती थी? फैट। फैट फैट। कंटेंट। फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें कौन सा प्रॉब्लम आता था? रेंसिडिटी। रेंसिड। सेंसिटिविटी, है ना? बहुत ज्यादा मात्रा में फैट था, 45%, 50%, 60%, 70% तक था। चेस्टनट एक ऐसा क्रॉप है जिसमें फैट कंटेंट कंपेयर टू नेट बहुत कम है, लेस है। कितना? केवल और केवल 15%। समझ रहे हो? ओनली 15% फैट कंटेंट है, जबकि आप जो है आलमंड में चले जाओ 54%, वॉलनट में चले जाओ 64%, चेस्टनट में चले जाओ 70%। इतना ज्यादा मात्रा में फैट होता था। और चेस्टनट में खासियत क्या है? इसका फैट कंटेंट बहुत कम होता है और ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च, शुगर वगैरह जो है इसमें अप्रोक्सीमेटली 85% एरिया कवर करते हैं। देख पा रहे हैं? मतलब चेस्टनट के में ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट कंटेंट लेस देन 15%। समझ में आ रहा? तो अगर फैट कंटेंट इतना कम है तो क्या इसमें रेंसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा? नो सर। तो इसलिए याद रखें, अगर नट में किसमें रेंसिडिटी की समस्या नहीं है, अगर कोई पूछा जाए तो चेस्ट नट में नहीं है। नो प्रॉब्लम ऑफ रेंसिडिटी। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि इसका फैट कंटेंट बहुत कम है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। अगर कोई पूछे डायबिटिक पेशेंट के लिए कौन सा ज्यादा प्रीफरेबल होगा, चेस्टनट या वॉलनट, तो कौन सा ज्यादा प्रीफरेबल होगा? वॉलनट। वॉलनट। क्यों? क्योंकि उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, हम लोग जो वॉलनट बटर या आलमंड बटर वगैरह बनाते हैं ना, उसमें बहुत कम होता है, तो उसको फीड कर सकते हैं। इसमें तो कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा है, इसको अगर आप खिला दोगे ना शुगर पेशेंट को तो फिर गया। समझ रहे हो? तो वो चीज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फैट कंटेंट की बात करें तो जो यूरोपियन स्पीसीज है उसमें जो है आपका अमेरिकन स्पीसीज से कहीं ज्यादा फैट कंटेंट होता है। अमेरिकन चेस्टनट से यूरोपियन चेस्टनट में फैट कंटेंट ज्यादा होता है। इस चीज को लिख लीजिए। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया होगा, जितने नट क्रॉप है सबको टिम्बर पर्पस के लिए यूज करते हैं। देखिए, आपने वॉलनट का यस। टिम्बर पर्पस यूज देखा, पिकानट का देखा, ऐसे ही चेस्टनट जो है इसको भी उपयोग करते हैं टिम्बर पर्पस के लिए। एक हाइब्रिड बनाया गया है चाइनीज चेस्टनट और अमेरिकन चेस्टनट को क्रॉस करके। उससे जो क्रॉस करके जो हाइब्रिड बना है वो टिम्बर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कास्टेनिया मोलिसिमा इंडू कास्टेनिया डेंटाटा, इन दोनों के क्रॉस से बना है। मोदी, याद रखना, इन दोनों के क्रॉस से एक टिम्बर वाला प्लांट बनाया गया है जिसको रिफॉरेस्टेशन पर्पस वगैरह से यूज किया जाता है। याद रखेंगे। यहां तक हो गया? ठीक, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिसको बोलते हैं, इस पौधे को हम लोग ब्रेड ट्री के नाम से भी जानते हैं। ब्रेड ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज 85% तक था। बहुत हाई था कि नहीं था? यस सर। है ना? तो इतना ज्यादा मात्रा में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट है मतलब स्टार्च ही है। स्टार्च होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेड ट्री। क्यों? ड्यू टू हाई स्टार्च कंटेंट ऑफ नट। नट में इतना ज्यादा मात्रा में स्टार्च या ऑब्लिक में कार्बोहाइड्रेट लिख देना, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। इतना ज्यादा मात्रा में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेड ट्री कहते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जैसे कि आप लोग गेहूं देखिए, गेहूं में कितना मात्रा में स्टार्च होता है, तो उसको हम लोग आटा बना लेते हैं। वैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं कि इतना ज्यादा स्टार्च कंटेंट होने के कारण इसको हम लोग जो है फ्लोर, आटा में तब्दील कर सकते हैं। कैन बी मिल्ड इनटू फ्लोर। फ्लोर में हम लोग जो है इसको मतलब इसका आटा बना सकते हैं। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेड ट्री। आप लोग को याद होगा, अगर हम लोग डेट पाम जब पढ़े थे तभी भी हम लोग ब्रेड टाइप डेट पाम पढ़े थे, याद है? सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट और एक ब्रेड टाइप पढ़े थे। इन्वर्टेड डेट और ब्रेड डेट।
जिसमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा था, शुगर में कन्वर्ट नहीं हुआ था, उसको हम लोगों ने ब्रेड टाइप डेट कहा था, याद है? यस सर। तो वैसे ही ये ब्रेड ट्री है, स्टार्च कंटेंट बहुत ज्यादा होने के कारण इसे ब्रेड ट्री कहते हैं। इस नट का हम लोग आटा भी बना सकते हैं, ये चीज याद रखेंगे। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते जिन लोग जो है मिल्क नहीं पी सकते, लैक्टोज इनटॉलरेंट शब्द सुने होंगे, कई बच्चों को ऐसा होता है ना कि Yes. लैक्टोज से प्रॉब्लम होता है दूध में, है ना, एलर्जी रहता है। तो उन चिल्ड्रंस के लिए एलर्जी, ये जो है अल्टरनेटिव फूड का काम करता है। चिल्ड्रंस एलर्जिक टू मिल्क, जिनको मिल्क से एलर्जी है या लैक्टोज इनटॉलरेंट है कुछ बच्चे, तो उनके लिए ये जो है आपका अल्टरनेटिव फ्रूट के रूप में काम करता है, लैक्टोज इनटॉलरेंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। स्लाइड थोड़ा नीचे करेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? सर स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ भैया, कल निकलूंगा, क्या सामान एड्रेस है तो कल मैं स्कूल से आते ही तुरंत निकलूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को एड्रेस दे दो, मैं आज जाके ले लेता हूँ। हो गया। ठीक, आवाज आ रही? Yes. ओके यस ओके, ठीक। अब हम लोग इसकी वैरायटी नोट कर लेते हैं। वैरायटी की अगर अपन बात करें तो वैरायटी में ज्यादा वैरायटी नहीं है, एक तो वैरायटी लिख लो, नैनकिन, एबंडेंस, सिल्वर लीफ। वैरायटी से वैसे बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, नहीं ही आना चाहिए। क्रेन, आप लोग ये वैरायटी फिर भी 3-4 लिख लिए रहिए। अगर हम लोग इसकी उसकी बात करें, क्या नाम है, प्रोपगेशन की, इसके सॉइल एंड क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। स्प्रिंग में ब्लूमिंग आती है, ठीक है। अगर क्लाइमेट की बात करते हो इसकी, तो इसको क्या बोलते हैं, याद रखना कि स्प्रिंग मार्च अप्रैल के आसपास इसमें फ्लावरिंग आती है। चूंकि इस समय फ्लावरिंग आती है, तो जो एकदम स्टार्टिंग के मार्च में फ्लावरिंग आएगी वो स्प्रिंग फ्रॉस्ट के लिए ससेप्टिबल होगा। तो वही चीज है, बहुत कम मात्रा में इसकी कोल्ड रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा प्रोपगेशन में बहुत कुछ खास इसमें है नहीं, सॉरी क्लाइमेट में। अगर हम लोग इसके प्रोपगेशन की बात करें, तो प्रोपगेशन हम लोग सीड से कर सकते हैं। आप लोगों ने प्रोपगेशन के टाइम में भी लिखा हुआ है, इसमें सीड से प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा सीड का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सीड में कई बार क्या होता है, वो वीविल वगैरह मौजूद होते हैं, तो सीड के ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट के लिए। क्यों करते हैं? टू किल विविल, विविल को मारने के लिए हम लोग जो है ये करते हैं। प्रोपगेशन में अगर अपन देखें तो सीड के अलावा एक और प्रोपगेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं नट ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं? नट ग्राफ्टिंग कह सकते हो, नर्स ग्राफ्टिंग कह सकते हो, या फिर इसी को हाइपोकोटाइल ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सीड नया नया जर्मिनेट हुआ रहता है,
तो आप लोगों ने एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल पढ़ा है, याद है? एक ऑर्गन होता है तो उसको वहां पर कट करके वहीं पे ला के अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल ग्राफ्टिंग या नट ग्राफ्टिंग या नर्स ग्राफ्टिंग। तो नट ग्राफ्टिंग या नर्स ग्राफ्टिंग ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। अब इतने टेंडर स्टेज में ग्राफ्टिंग करोगे तो ये इंडोर होगा, तो ये मिस चैम्बर वगैरह के अंदर ही हो सकता है। ठीक है, यहां तक हो गया। तो नट ग्राफ्टिंग, नर्स ग्राफ्टिंग, हाइपोकोटाइल ग्राफ्टिंग करते हैं, एक ही चीज है, प्रोपगेशन सीड से होता है, वो ये भी कर सकते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग इसके प्लांटिंग की बात करेंगे तो प्लांटिंग वही है, दिसंबर के आसपास में प्लांटिंग करिए। स्पेसिंग इसका जो है 12 बाई 12 मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, और अगर आप हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना चाहते हैं तो 7.5 इंटू 7.5 मीटर स्क्वायर। इसका कोई जरूरत नहीं है याद करने का, बस एक क्रॉप चल रहा है तो आपको जो है इसको नोट कराया जा रहा है, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन स्पेसिंग के इसके नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। Yes. इसमें प्रूनिंग सर ट्रेनिंग दोनों। HDP हाँ बोलिए। HDP 7.5 इंटू 7.5, इसकी प्लांट की लेंथ और ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि इसमें कोई ट्रेनिंग या प्रूनिंग मेथड इसमें करते नहीं है, तो ट्रेनिंग प्रूनिंग का इसमें कोई काम नहीं है। ठीक है, एक बार आपका ये प्लांटिंग हो गया, प्रूनिंग की भी इसमें जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्लावरिंग। तो जैसे बाकी क्रॉप थे वैसा ही ये भी है, ये भी आपका मोनोशियस क्रॉप है। जैसे बाकी नट क्रॉप थे वैसे ही ये भी मोनोशियस क्रॉप है, मतलब मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट में पाया जाएगा पर अलग अलग जगह पे। ठीक है, मोनोशियस होने के साथ साथ इसमें भी जो आपका इनफ्लोरेसेंस है वो क्या है, कैटकिन है। अब जब हम लोग बाकी वॉलनट और पीकानट में देखते थे इनफ्लोरेसेंस कैटकिन के साथ साथ स्पाइक भी आता था, मेल के लिए कैटकिन और फीमेल के लिए स्पाइक, है ना। इसमें दो प्रकार के कैटकिन आते हैं। कैटकिन एक ऐसा प्रकार जिसमें ओनली मेल होता है, एक कैटकिन क्या जिसमें क्या होता है, ओनली मेल, और दूसरा कैटकिन क्या जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। समझ रहे हैं, एक कैटकिन जिसमें पूरा मेल ही मेल, मेल ही मेल रहेगा, और दूसरा जिसमें क्या होगा, टर्मिनल एंड में मेल होगा और ऊपर वाले एंड में यानी कि बेस वाले एंड में क्या होगा, फीमेल होगा। तो इस तरीके से दो प्रकार का कैटकिन होता है। ओनली मेल वाला पहले मैच्योर होता है कैटकिन जो है, और ये लेट से होता है, इसमें ग्रोथ ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि सिर्फ मेल होते हैं। तो याद रखेंगे इन्फ्लोरेसेंस जो है बाकियों में कैटकिन में केवल मेल होते थे, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। ठीक है, याद रहेगा। Yes. यस सर। ठीक, तो याद रखेंगे चेस्टनट एक मात्रा है जिसमें कैटकिन में दोनों फॉर्म पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, सर इसका इन्फ्लोरेसेंस तो फिर एंड्रोमोनोसियस हुआ ना? इसका प्लांट का एंड्रोमोनोसियस ऐसे होगा, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल फीमेल एक ही फ्लावर में नहीं, एक इन्फ्लोरेसेंस में है ना, फूल तो अलग अलग है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल अलग है। अगर ये मेल फ्लावर होता और एक हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता, मतलब एक फ्लावर में मेल फीमेल दोनों होते और एक फ्लावर में केवल मेल होता, तब वो एंड्रोमोनोसियस कहलाता। तो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, ये तो मैं एक वो की बात कर रहा हूँ, ब्रांच की, एक ही ब्रांच में मेल फीमेल दोनों पाए जाएंगे। ठीक है, यस सर। इसके अलावा इसकी फ्लावरिंग की बात किया जाए तो ये क्या होते हैं, विंड पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं। ये आप लोग को पता है विंड पॉलिनेटेड है, यानी कि एनिमोफिलस लिख लीजिए। इसमें भी आपको विविपेरस नेचर देखने को मिलता है, तो विविपेरस नेचर देखने को मिलेगा, लिख लीजिए। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि ये जो वैरायटी है, ये जो आपका जो चेस्टनट है, इसमें सभी के सभी प्लांट सेल्फ स्टेराइल होते हैं, सबके सब सेल्फ स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल होते ही नहीं। अगर सेल्फ स्टेराइल है मतलब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, Pollinizers. पॉलिनाइजर की जरूरत पड़ेगी। तो Pollinizer. इसमें हम लोगों के लिए पॉलिनाइजर कंपलसरी हो जाता है, सेल्फ स्टेराइल होते हैं सारे के सारे पौधे। तो सबको दूसरा, इसलिए क्या करते हैं, इसमें एक चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं ट्विन ट्री, याद होगा टेक्निक टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था। एक ही जगह पे एक ही गड्ढे में हम लोग दो पौधे लगाते हैं, एक अलग वैरायटी का एक अलग वैरायटी का, ताकि इसका पोलिन इस वैरायटी को पोलिनेट कर दे और इसकी पोलिन इस वैरायटी को पोलिनेट कर दे। तो एक ट्विन ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, लिख लीजिए। ट्विन ट्री क्या होता है, टू सीडलिंग्स ग्रोन एट सेम लोकेशन, सेम लोकेशन में दो सीडलिंग को हम लोग ग्रो करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, ताकि पॉलिनेशन
एक दूसरे को कर सके, ताकि दोनों एक दूसरे को क्या कर सके, पॉलिनेशन कर सके, पॉलिनेट कर सके। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्विन ट्री कहते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वैरायटी में दूसरे वैरायटी को ग्राफ्ट करके भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद अगर हम लोग जो है फ्लावरिंग में एक और पॉइंट देखें, तो इसमें डाइकोगेमी पाई जाती है। डाइकोगेमी कौन से प्रकार की पाई जाती है? आपने वॉलनट में कौन सा पढ़ा था? प्रोटेंडरी सर। प्रोटेंडरी। उसके बाद क्या बोलते हैं कि आपका पिकानट में आपने कौन सा पढ़ा? हेटेरोडाइकोगेमी। 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 और यहाँ पे डाइको। आपको देखने को मिलता है डुओडाइकोगेमी। याद है आप लोग को? पहले मेल में, पहले फ्लावर मेल की तरह खुलेंगे, फिर फीमेल की तरह, फिर मेल की तरह, मेल फीमेल मेल, इस प्रकार से मेच्योरिटी होती है, जो हम लोगों ने लॉन्गन में देखा था। याद है डुओडाइकोगेमी? यस यस सर। वही चीज है। तो लिख लीजिएगा, इसमें डुओडाइकोगेमी पाई जाती है। और इसमें वही सीक्वेंशियल ओपनिंग होता है, पहले एज एन मेल खुलेगा, फिर एज एन फीमेल, या पहले जितने फ्लावर खुलेंगे वो मेल की तरह बिहेव करेंगे, देन फीमेल की तरह। तो ये जो डुओडाइकोगेमी है, ये इसके अलावा लॉन्गन में भी होती है। लीची में भी इस टाइप का फिनोमेना देखने को मिलता है, बट मेंशन नहीं है किसी बुक में। लीची में डायरेक्टली डुओडाइकोगेमी लिखा नहीं है, तो लीची आपका लास्ट ऑप्शन होगा। लॉन्गन और ये चेस्टनट दोनों में प्रॉपरली मेंशन्ड है डुओडाइकोगेमी, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में नहीं है और आपको समझ ही नहीं आ रहा है और रिस्क लेना चाहते हैं, तब आप लीची को टिक करिए। ठीक है, उसमें भी 2 से 3 दिन का गैप होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस तो सर। इसकी फ्लावरिंग आप लोगों का क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका फ्रूट। अगर फ्रूट की बात करें तो इसमें फ्रूट टाइप आपका क्या हो गया, नट। एडिबल पार्ट फिर से क्या हो गया आपका, कॉटिलीडन। ठीक है, तो फ्रूट टाइप क्या हो गया आपका, नट, और एडिबल पार्ट हो गया आपका कॉटिलीडन। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसकी जो फ्रूट की हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के आसपास आती है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, फ्लावरिंग आती है मार्च अप्रैल मई। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी मेच्योरिटी की बात करें, तो इसमें जो मेच्योरिटी है वो जो है आपका, सबसे पहले तो इसमें राइपनिंग जो है वो सितंबर अक्टूबर के महीने में आया है। ठीक है, जब आपका कुछ मात्रा में फ्रूट जो है ड्रॉप होने लगे, कुछ मात्रा में फ्रूट ड्रॉप होने लगे, मतलब अप टू 5% अगर आपके फ्रूट जो है वो प्लांट से गिर गए हैं, मतलब आप समझ जाएंगे कि ये जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है। दूसरा, इसमें एक बात याद रखने की प्रॉब्लम है क्या, नॉन यूनिफॉर्म राइपनिंग। इसमें प्रॉब्लम क्या है, नॉन यूनिफॉर्म राइपनिंग की। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म राइपनिंग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इथाइलिन स्प्रे कर सकते। इथाइलिन स्प्रे कर सकते हैं। इथाइलिन स्प्रे करो, उसके बाद क्या हो जाएगा, राइपनिंग यूनिफॉर्म हो सकता है। इसमें मेच्योरिटी इंडाइस में एक तो हमने फ्रूट अप टू 5% पढ़ा है, और दूसरा बाहर में एक कवर दिखाया था, वो कवर के यस। स्प्लिट होने से भी होता है। लिख लीजिए इसको, लेकिन यहाँ पे हल नहीं कहते ना, स्प्लिटिंग एंड ओपनिंग ऑफ बर। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बर कहते हैं। तो ये बर जब आपका क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो भी इसे हम लोग क्या है, उसका मेच्योरिटी इंडाइस मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? बस 2 पॉइंट और, फिर इसके बॉटनिकल 1-2 चीजें हैं, वो मेरे को आप लोग को बताना रहेगा। तो मेच्योरिटी समझ में आया? एक तो इसका स्प्लिटिंग ऑफ बर, और दूसरा 5% नट अगर गिर गए होंगे। इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म राइपनिंग का प्रॉब्लम आता है, जिसके लिए हम लोग इथेफॉर्म का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इसका स्टोरेज। तो स्टोरेज ऐसा है कि इसमें हम लोग नट को 15% मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई करते हैं। कितने तक करते हैं, 15%। क्यों? क्योंकि भाई बाकियों को हम लोग 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई कर रहे थे, इसको 15%, क्योंकि बाकियों में फैट कंटेंट बहुत ज्यादा था, इसमें कम है। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो इतने परसेंट तक हम लोग करते हैं, इसको 0 से 0.5% तक, 0 से 0.5%, सॉरी 0 से 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखते हैं। और RH जो है आप आराम से 70 से 80% तक रख सकते हो। अब देखो, बाकी सारे नट क्रॉप में हम लोग RH जो है 5 से 10% के आसपास रख रहे थे, 5%, 4%, याद है? क्यों? क्योंकि यस इसका सर। फैट कंटेंट बहुत ज्यादा था, रेंसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें तो फैट कंटेंट बहुत कम है, तो आप ज्यादा से ज्यादा RH में इसको रख सकते हो। समझ में आ रहा? यस सर।
इसमें जो ये ड्राइंग का प्रोसेस होता है इसको क्यूरिंग कहते हैं। तो हम लोग इसमें क्या कहते हैं, क्योर करते हैं, याद रखना। यहां तक हो गया। ये आपका जो चेस्टनट है इसका पूरा कल्टीवेशन का प्रोसेस है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत डिटेलिंग में हम लोग गए भी नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है चेस्टनट में, इसमें याद रखना इसका बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसका फैट कंटेंट और कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, यही बाकी नट से अलग है, यहीं पे आप धोखा खा सकते हो। तो रेंसिडिटी, कार्बोहाइड्रेट और फैट कंटेंट का कंसेप्ट आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसे ब्रेड ट्री कहते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रोपगेशन याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा इसमें फ्लावरिंग के जितने कैरेक्टर आपने पढ़े हैं वो सारा याद होना चाहिए। क्वीन ट्री याद रहे, मैच्योरिटी इंडाइस वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग को याद रखना है। दूसरा आपको याद रहना चाहिए इसकी कुछ बॉटेनिकल चीजें, वो मैं आप लोग को बताते जाता हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें बॉटेनिकली एक दो वर्ड यूज होते हैं। पहला वर्ड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बर कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्यूप्यूल कहते हैं, ठीक है। क्यूप्यूल या बर क्या होता है ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक ऐसा यस जगह है सर। जिसमें पूरा कांटेदार कवरिंग है, जिसके अंदर में आप लोग देख रहे हो नट मौजूद है, देख पा रहे हैं। अगर Yes, और फोटो sir. होगा तो मैं Yes, दिखाता sir. हूँ आप लोग को। ये देखिए, ये जो आपका आउटर कवरिंग दिख रहा है जिसके अंदर में आपके फ्रूट जो है स्टोर्ड है, ये देख रहे हैं। ये जो आउटर स्पाइनी कवरिंग है, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक ऐसा प्लेट होगा और उसमें पूरे स्पाइन ऐसे 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 बिछे होंगे जिसके अंदर में आपके नट मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो आउटर कवरिंग है स्पाइन, ये जो कवरिंग, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बर कहते हैं। BURR लिखिए, क्या होता है बर। तो ये क्या होता है बर या क्यूप्यूल क्या होता है, यह एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने आप में क्या होता है, स्पाइनी होता है, ठीक है। और इसके अंदर ही फ्रूट रहते हैं, विच कंटेन्स फ्रूट कॉल्ड बर। तो ये जो आपका स्पाइनी स्ट्रक्चर है कप लाइक, उसके अंदर फ्रूट होते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बर। तो यही स्ट्रक्चर जो है देखो, स्प्लिट ओपन हुआ, इसी को हमने मेच्योरिटी इंडेक्स में पढ़ा था ना, ओपनिंग ऑफ बर। तो वो यही चीज है। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। Yes, sir. ये जो बर होता है एक्चुअल में ये क्या होता है, प्लेट लाइक एक ऐसा पतला सा प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं, कांटे बने रहते हैं। ये क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, जो कि किस में कन्वर्ट हो जा रहे थे, स्पाइनी नेचर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो आपका ये जो बर होता है ये बाहर से पूरा स्पाइन से कन्वर्ट रहता है, याद रखना। ये जनरली क्या होता है, चिड़िया विड़िया लोग आते आते इसको खा मच जाए करके प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है जिससे ये बर कवर्ड रहता है, इस बात को याद रखिए। ये उसको कांटों से प्रोटेक्ट करता है, चिड़ियों से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। Yes, sir. ठीक। अब देखो यहाँ पास हम लोगों ने ये आउटर कवरिंग के लिए बर शब्द का उपयोग किया। यही आप जब हेजलनट पढ़ोगे ना तो यहाँ पे इसके लिए शब्द यूज होगा इनवॉल्यूकर। तो अभी मैं बताया हूँ, वहां पे जब एक्सप्लेन करूंगा तो याद रखना उस चीज को। अब देखो, ये जो एक बर होता है इसमें 1 से 8 फ्रूट आ सकते हैं, देख पा रहे हो। ये फ्रूट नहीं है ना, याद रखना, ये फ्रूट का आउटर कवरिंग है। फ्रूट ये है, ये जो दिख रहा है ये फ्रूट है, इसके अंदर में सीड है और नट है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो एक बर में 1 से 8 नट आ सकते हैं। पर कुछ कुछ बर ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल एक फ्रूट आते हैं, उनके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं मेरुआ। बर विथ ओनली 1 फ्रूट, जब केवल और केवल एक फ्रूट हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेरुआ कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अब देखो, अगर हम लोग इसके फ्रूट में आ जाए, अब ये क्या हुआ, ये टोटल हुआ। अब हम लोग इसके फ्रूट को देखते हैं। तो ये देखो, ये जो अंदर में ये जो मौजूद है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपका फ्रूट है। इस फ्रूट के भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि ये देखो, ये उसके अंदर क्या हुआ, फ्रूट हुआ। तो अगर आप फ्रूट के पार्ट को समझना चाहें
तो फ्रूट के भी कुछ हिस्से होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका फ्रूट में एक शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लेम। आप देख पा रहे हो ये टिप में एक पॉइंटेड हिस्सा है, आप देख लो, किसी भी फ्रूट को देख लो, यहाँ पे भी दिखा देते हैं। और ये देखो, आप हमेशा देखोगे टिप में एक पॉइंटेड हिस्सा दिख रहा है, आप लोगों को देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है, ये जो पॉइंटेड हिस्सा होता है, ये फ्लावर का जो स्टाइल स्टिग्मा वाला पोर्शन जो रह नहीं जाता, कई बार नहीं झड़ता कुछ पौधों में, वही हिस्सा होता है। ये जो पॉइंटेड हिस्सा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। लिख लीजिए, पॉइंटेड एंड विथ अ स्मॉल टफ्ट, यानी कि बाहर उभरा हुआ हिस्सा। तो ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। बाहर में देख रहे हो एक हार्ड आउटर कवरिंग दिख रहा है ब्राउन कलर का पूरा, इसे हम लोग कहते हैं पेरिकार्पस। लिख लेना, हार्ड आउटर कवरिंग जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्पस कहते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, पेरिकार्प ही है फ्रूट का आउटर कवरिंग। ये देखो, ये जो हार्ड आउटर कवरिंग है इसे हम लोग क्या कहेंगे, पेरिकार्प। क्लियर है? यस। और क्या होगा, अंदर में एक तो पतला लेयर और होगा जो कि फ्रूट को सीड से अलग करेगा, एक पतला लेयर होगा, उसे हम लोग कहते हैं पेलिकल। लिख लेना, अंदर में एक और अनदर थिन स्किन, एक थिन स्किन मौजूद होता है इस हार्ड लेयर के अंदर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत कम है, ना के बराबर है, पर आप लोग को फ्रूट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए, बस इसलिए इन टर्मिनोलॉजीज को अपन क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। फ्रूट के अगर अपन बात करें, फ्रूट में दो लेयर है, एक पेरिकार्प और दूसरा पेलिकल। हार्ड आउटर लेयर पेरिकार्प है जो कि थिक होता है, और एक पतला लेयर होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पेलिकल कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को चेस्टनट में जाननी थी। चेस्टनट में याद करने के लिए इनकी 4-6 चीजें ही हैं। बर क्या होता है ये याद रख लेना, वही इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर में, और बाकी कोई उतना स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये पूरा चेस्टनट? यस सर। यस ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आपका पिस्ताचियो नट और हेजलनट, ये दो क्रॉप को स्टार्ट करेंगे। पिस्ताचियो नट और हेजलनट बहुत ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, आधा 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे की क्लास काफी है दोनों को कंप्लीट करने के लिए। सो आप लोग नेक्स्ट क्लास अटेंड करिए, तो उसमें हम लोग ये चीज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।